हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संकल्प एकेडमी पर। बेसिकली आज हम लेक्चर नंबर 6 फाउंडेशन कोर्स क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 है आपका ये। इसमें आज हम जानेंगे एरर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ साथ राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स पढ़े थे और आपके कुछ प्रॉब्लम्स करी थी हमने डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एरर। आज का टॉपिक है हमारा एरर। क्लियर है? नाउ क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें हम, तो वन बाय वन देखते हैं। एरर को समझने से पहले हमें दो टर्म्स की नॉलेज होना चाहिए। दो टर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एंड द सेकंड वन इज प्रेसिशन। आपको सबसे पहले इन दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको इन दो टर्म्स के बारे में पता होगा तब हम एरर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? इट रिफर्स इट रिफर्स टू द क्लोजनेस of a measurement of a measurement to the true value of physical quantity, to the true value of physical quantity। ठीक है, क्या होता है एक्यूरेसी? बहुत ध्यान से समझेंगे। इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई ना कोई आइडियल रिजल्ट होगा, दैट इज ट्रू वैल्यू। और अगर आपने कोई एक मेजरमेंट करा और जो भी मेजरमेंट करने के बाद में रीडिंग आई वो आपकी ट्रू वैल्यू के जो आइडियल रिजल्ट है उसके बहुत ज़्यादा पास है, तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। क्या कहलाएगी? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। एंड द सेकंड वन इज प्रिसिशन। इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन, इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, द क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्या कंडीशन है? जो प्रिसिशन है वो क्या है? इट रिफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। दैट मीन्स जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करा उसका मेजरमेंट आपने वो कितना ज्यादा रिजॉल्व है। इससे हम एक एग्जाम्पल की बेस पर समझेंगे। लेट टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैंने कहा किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है? आपकी 5 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू क्या आपकी? 5 सेंटीमीटर। अब एक्सपेरिमेंट करने पर ऑब्जर्वेशन आपका आता है 4.9 सेंटीमीटर एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 4.889 सेंटीमीटर। देन ये रिजल्ट आपका ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू दिस रिजल्ट। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मोस्ट एक्यूरेट कहलाएगा, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। एंड दिस वन आप देख सकते हैं इसमें क्या है? ये रिजॉल्व है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रिजॉल्व कर रखा है हमने इसे। ठीक है, ये लिमिट है इसकी। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? मोस्ट प्रिसाइज। ये क्या कहलाएगा? मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट। क्लियर है इतना? नाउ एक्यूरेसी और प्रिसिशन का फंडा सीधा सीधा ये है कि ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा करीब आपकी वैल्यू होगी वो कहलाएगी उसकी एक्यूरेट वैल्यू, और जितना डेसिमल के ज्यादा डिजिट तक आप ऑब्जर्वेशन कर लेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट कहलाएगा। नाउ प्रिसिशन की कंडीशन में एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? प्रिसिशन इज डिटरमाइंड is determined by the least count of the measuring instrument, measuring instrument। क्या कंडीशन है? फिर से समझ लीजिए ध्यान से। प्रिसिशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर हमें उसकी क्या किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं? आपका डिटरमाइन करते हैं लीस्ट काउंट के द्वारा। अब ये लीस्ट काउंट क्या होती है? नाम से पता चला है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब सबसे कम जो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है, उस नॉर्मल स्केल में हम सबसे
जीरो होता है, जीरो के बाद में होता है 0.1, कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्केल की, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जो लोएस्ट वैल्यू है जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। तो वही क्या कहलाएगी, उसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो जो प्रिसिशन है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, लीस्ट काउंट के द्वारा डिटरमाइंड होता है। क्लियर है इतना? नाउ आप हम यहाँ कह सकते हैं कि जितनी कम आपकी क्या होगी लीस्ट काउंट होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रिसाइज होगा रिजल्ट। द स्मॉलर is the least count, smaller is the least count, greater is the precision। ठीक है, लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उतना ही आपका प्रिसाइज रिजल्ट ज्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं क्या कंडीशंस। तो हमने तीन चीजें देखी, बेसिकली दो चीजें देखी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हमने क्या बोल दिया, क्लोजनेस वैल्यू जो भी होगी ट्रू वैल्यू के वो एक्यूरेट वैल्यू होगी, और डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट तक जो आपका ऑब्जर्वेशन आप कर लेंगे वही क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रिसाइज कहलाएगा। तो प्रिसिशन बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पर। जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतना ही ग्रेटर क्या होगा, प्रिसिशन होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एरर इन अ मेजरमेंट। इसकी बात करते हैं हम, एरर इन अ मेजरमेंट। एरर इन अ मेजरमेंट क्या कंडीशन है एरर की, सीधे सीधे एरर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या फिर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कह देते हैं। क्या कंडीशन हुई, कंडीशन इज दैट कि आपके पास किसी आपने आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, जिसमें आप उनको जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया है उन्हें फाइनल रिजल्ट पता है उसका एक्यूरेट वैल्यू। अब आपने ऑब्जर्वेशन करा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मेजर करी। हो सकता है कि जो मेजर्ड वैल्यू हो वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो, और हो सकता है वो जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कम हो। तो दोनों कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। द मेन थिंग इज दैट कि जब आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो आप जो भी ट्रू वैल्यू होगी उसमें से क्या माइनस करेंगे, मेजर्ड वैल्यू को। आइदर द फाइनल रिजल्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव। आपका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है दैट मीन्स पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट कर रही है, और निगेटिव रिजल्ट आता है तो आपकी नेगेटिव एरर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका कांस्टेंट एरर। क्या आता है, सब फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एरर। क्या होता है कांस्टेंट एरर, देखिए ध्यान से। लिख सकते हैं द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट, बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर। देखिए जैसे इसका नाम है उसी तरीके की एरर है। क्या कंडीशन हो गई कि कांस्टेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर एरर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो क्या बोल दिया गया कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और हर ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर एरर एग्जिस्ट कर रही है, दैट एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। उस एरर को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर बोलेंगे। द सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर पहले उसकी बात करते हैं, फिर इसके कुछ बेसिक थिंग्स हैं। द एरर which tend to occur in one direction, in one direction। और वो डायरेक्शन क्या हो सकती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, आर कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। सिस्टमैटिक एरर दैट इज, जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है वो केवल वन डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगी, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी या फिर क्या करेगी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। अब इसे क्या कर रखा है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि इसमें एरर होगी, इंस्ट्रूमेंट में एरर होगी। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या, एरर अकर्स ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए क्या हुआ कंडीशन। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी हर ऑब्जर्वेशन पे वो पर्टिकुलर एरर एग्जिस्ट करेगी। तो वो एरर किसकी वजह से होगी? आपकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो वो एरर क्या कहलाएगी? आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। द सेकेंड वन इज imperfection imperfection in experimental in experimental technique in imperfection in experimental technique। क्या है देखिए ध्यान से, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो क्या हो, उसमें उसमें क्या हो, आपका परफेक्शन एग्जिस्ट ना करे। हम लिख सकते हैं क्या, these errors या those errors are due to the limitations of the experimental arrangement। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपका परफेक्ट नहीं है, तब भी आपकी क्या एरर, कौन सी एरर एग्जिस्ट करेगी? सिस्टमेटिक एरर एग्जिस्ट करेगी। कौन सी एरर एग्जिस्ट करेगी? आपकी सिस्टमेटिक एरर एग्जिस्ट करेगी। नाउ द थर्ड वन इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स क्या होता है? पर्सनल एरर बेसिकली these error arises these error arise due to individual individual bias, comma, lack of proper setting of instrument। साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, और इंडिविजुअल केयरलेसनेस in taking observations without observing proper precautions। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। पर्सनल एरर क्या है? बेसिकली these error arise due to individual bias, lack of proper setting of instrument और individual carelessness। दैट मीन्स पर्सनल एरर में क्या हो गया, या तो इंडिविजुअली आपकी एरर एग्जिस्ट करेगी, या फिर जो आपने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करा है उसमें कोई ना कोई कमी हो, और या फिर क्या हो आपका सीधे सीधे इंडिविजुअल केयरलेसनेस, मतलब लापरवाही करे कोई, जो भी व्यक्ति इस ऑब्जर्वेशन को कर रहा हो वो उसमें लापरवाही करे, उसकी वजह से आपकी कौन सी एरर एग्जिस्ट करेगी? आपकी बेसिकली पर्सनल एरर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज लीस्ट काउंट सॉरी फोर्थ वन इज, ये हो जाएगा आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब सपोज करो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जोन में, वहां पर सराउंडिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनिशियली आपका फिक्स था, देन आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा तो उसकी सिचुएशन, जो सराउंडिंग टेम्परेचर प्रेशर था वो चेंज होने लगा। तो उस एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी जो एरर एग्जिस्ट करेगी वो भी किस कैटेगरी में आएगी? सिस्टमेटिक एरर में। तो लिख सकते हैं हम क्या, दीज एरर these errors arise due to the change in external conditions like प्रेशर, टेम्परेचर, साथ साथ कह सकते हैं सराउंडिंग विंड एटसेट्रा। जितने भी आपके एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं उनकी वजह से जो एरर एग्जिस्ट करेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? आपके सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आएंगे। नाउ
द थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी क्या हुई आपकी कांस्टेंट एरर, सेकंड हो गई आपकी सिस्टमेटिक एरर जिसमें हमने 4 टाइप्स देखे, और थर्ड वन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से ही पता चला, रैंडमली जो एग्जिस्ट कर जाएगी आपकी, वही एरर क्या होगी आपकी, रैंडम एरर होगी। तो द एरर्स विच अकर irregularly and at random in magnitude and direction, वो ऑब्जर्वेशन के मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, रैंडम एरर, आर कॉल्ड रैंडम एरर। क्या कंडीशन हुई देखिए ध्यान से आप, errors which occur are irregularly and at random in magnitude and direction, randomly magnitude and direction में error exist कर गई, ठीक है, irregularly, तो वो error कौन सी कहलाएगी आपकी, आपकी वो error कहलाएगी आपकी random error। and the fourth one is least count error। लीस्ट काउंट के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, मतलब उसकी हेल्प से जो आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, दिस एरर is due to the limitation imposed by the least count, imposed by the least count of the measuring instrument, of the measuring instrument। क्या कंडीशन है किस कर गई, दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज बाई, जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो लीस्ट काउंट के थ्रू उस पर जो लिमिटेशन इंपोज करी जाएंगी उसकी वजह से जो एरर एग्जिस्ट करेगी वो क्या कहलाएगी आपकी लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल है मेजरिंग, मतलब बेसिकली लीस्ट काउंट के बारे में मैंने आपको बताया भी क्या, कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजरिंग स्केल होगा दैट इज उस इंस्ट्रूमेंट से जितनी कम से कम काउंट आप कर सकते हैं वही क्या कहलाएगी, उसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्लियर है। द नेक्स्ट इज नंबर 5 एंड द 5 वन इज ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। बेसिकली आप डेफिनेशन से देख रहे हैं क्या, सॉरी नेम से देख रहे हैं क्या है मिस्टेक, दैट इज दीज एरर, देख सकते हैं इसमें हम क्या, दीज एरर्स आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस, क्योंकि गलती कब होगी, जब लापरवाही होगी, ऑफ द पर्सन, ऑफ द पर्सन, और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द एपरेटस। और ये भी क्या होगी, जब कोई लापरवाही करेगा तो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रूमेंट को भी सही सेट नहीं करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ एपरेटस। और कंडीशन इज दैट, इस ग्रॉस एरर की एक खासियत है, क्या है वो खासियत इस ग्रॉस एरर की, कि इसमें किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते आप, नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर, फॉर ग्रॉस एरर। दैट इज क्या बोल सकते हैं हम क्या, कि जो ग्रॉस एरर मिस्टेक है वो किसकी वजह से हो रही है, केयरलेसनेस की वजह से हो रही है। और इन एरर्स में आप किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं कर सकते, किसी भी मतलब किसी भी तरीके का, दैट मीन्स अगर एक बार गलती कर दी आपने तो वो मिस्टेक उस मेजरमेंट में एग्जिस्ट करेगी ही, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नाउ थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ सारी चीजें। बेसिकली हमने शुरुआत कहाँ से करी, एरर से। एरर की शुरुआत में हमने सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसिशन के लिए जाना। एक्यूरेसी और प्रिसिशन के लिए हमने क्या बोला, कि जो आपकी एक्यूरेसी है बेसिकली क्या कहलाती है, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू होगी उसके जो क्लोजेस्ट रिजल्ट होगा वही क्या कहलाएगा, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कहलाएगा। और डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट तक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स जितनी ज़्यादा कम लीस्ट काउंट होगी ऑब्जर्वेशन की, उतना ही आपका मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट बनेगा, उतना ही क्या बनेगा, मोस्ट प्रिसाइज रिजल्ट बनेगा। आपने उसके बाद में पढ़ा एरर। एरर में हमने क्या बोला, कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो क्या कैलकुलेट होती है हमारी एरर।
कुछ टाइप्स हैं इसके। टाइप्स में से नंबर वन क्या है आपका, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर में क्या बोला, जो हर ऑब्जर्वेशन में एग्जिस्ट करे वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट एरर होगी। फिर आया आपका सिस्टमेटिक एरर, जो विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, जो केवल एक डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ गई आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही अगर कोई डिफेक्ट इनबिल्ट है तो वो एरर एग्जिस्ट करेगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो, उसमें क्या पर्टिकुलर लिमिटेशंस हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं है, तो उस सिचुएशन में एरर एग्जिस्ट करेगी। पर्सनल एरर क्या हो गई, इम्प्रॉपर, जो आपने इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्या मतलब कहने का, कि जो इंडिविजुअल बायस कंडीशन में एग्जिस्ट कर जाए, या फिर हम कहें कि आपने जो एपरेटस का सेटअप करा वो प्रॉपर नहीं रहा, या फिर केयरलेसनेस एग्जिस्ट करी, तो उस सिचुएशन में कौन सी एरर एग्जिस्ट करेगी, पर्सनल एरर एग्जिस्ट करेगी। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज में क्या जाना हमने, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर प्रेशर या विंड की वजह से कोई चेंज आ रहा है आपके ऑब्जर्वेशन में, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज की कैटेगरी में आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर, द एरर विच अकर्स इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर, वही क्या कहलाएगी, आपकी रैंडम एरर कहलाएगी। और नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर, तो क्या हो गया, ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के थ्रू जो लिमिटेशन इम्पोज होंगी वो क्या कहलाएगी आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। ग्रॉस एरर और मिस्टेक, तो ये बता ही दिया क्या, इम्प्रॉपर ऑफ अरेंजमेंट, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ आपका इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ साथ केयरलेसनेस की वजह से जो एरर एग्जिस्ट करेगी वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस एरर और मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक करते हैं ऑब्जर्वेशन में तो उसमें आप किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते, वो क्या रहेगा आपका, फिक्स ही रहने वाला है। क्लियर है इतना, तो ये कंडीशन हुई बेसिक टाइप्स ऑफ एरर की। अब हम बात करेंगे किसकी, एलिमिनेशन ऑफ एरर, इसकी बात करने वाले हैं हम, एलिमिनेशन ऑफ एरर। देखिए ध्यान से, तो अगर हम बात करें एरर के एलिमिनेशन की, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना आप जो ऑब्जर्व प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसे परफेक्ट वे में कर सकते हैं, और जब परफेक्ट वे में करेंगे तो एरर उतनी ही कम एग्जिस्ट करेगी। तो क्या कह सकते हैं हम, कि जो रैंडम एरर होती है उसे अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या करें, एक्सपेरिमेंट को बार बार करें। और जब आप एक्सपेरिमेंट को किसी बार बार करेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीट करते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो मैंने ये माना स्टार्टिंग में कि वो ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ इस तरीके से हैं, ए एन, लेट A1 A2 AN up to AN be the n measured value, n measured value then। और जब हम कहते हैं कि जब हमने ऑब्जर्वेशन करा और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आए, n मेजर्ड वैल्यूज आ गई हमारी, तो उस सिचुएशन में अगर हम इसकी मीन वैल्यू निकालें, मीन वैल्यू वो कितनी होगी, A1 प्लस A2 अप टू कहां तक आपका AN, और डिवाइडेड बाई क्या, n। अगर हम इसकी मीन वैल्यू निकालें तो उस सिचुएशन में यही मीन वैल्यू हमारे किसके करस्पॉन्ड एग्जिस्ट करेगी, ट्रू वैल्यू के। दैट मीन्स अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन करा, एक टीम है, उस टीम में 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबर ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्वेशन को करा और उनकी डिफरेंट रीडिंग्स आई, लेकिन जब बॉस उनसे फाइनल रिजल्ट पहुंचेगा तो वो इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं बताएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो उनका मीन वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उनकी मीन वैल्यू, और वही क्या होगी, उसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो ये तो कंडीशन हो गई किसकी, मीन वैल्यू की। अब इसमें आता है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर, जो भी एब्सोल्यूट एरर होगी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में उसे कैलकुलेट करेंगे कैसे। अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बात करें तो डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू माइनस फर्स्ट रिजल्ट। अगर सेकंड में बात करें तो डेल्टा A2 विच इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू माइनस सेकंड रिजल्ट। इसी तरीके से अगर हम nth ऑब्जर्वेशन में बात करें तो डेल्टा AN कितना हो जाएगा, A एवरेज माइनस AN। मतलब कहने का सीधे सीधे ये हुआ कि जब आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपकी मीन वैल्यू होगी, अगर आप इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन वैल्यू में से आप इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को माइनस करते चलेंगे। हो सकता है कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये रिजल्ट पॉजिटिव भी आए और ये रिजल्ट माइनस भी आए, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली
उन सब का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो दैट इज डेल्टा ए बार इक्वल डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू कहाँ तक आपका, डेल्टा ए एन एंड डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से हमने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर का फाइनल वैल्यू निकाली। इसे हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/n समेशन आई इक्वल 1 to n और साथ साथ कितना डेल्टा ए आई, कितना डेल्टा ए आई। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हुए एक चीज का ध्यान रखना है आपको। एब्सोल्यूट एरर में मैंने आपको बताया कि यहाँ जो रिजल्ट्स आएंगे हो सकता है वो रिजल्ट पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम इन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, केवल क्या लेके चलेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि फाइनली हमें सारी वैल्यूज को ऐड ही करना है, चाहे वो निगेटिव में आई हो वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव में आई हो वैल्यू। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर 3, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसकी कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो उस सिचुएशन में रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है फाइनल एब्सोल्यूट एरर, एरर एंड डिवाइडेड बाय आपका क्या, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। दैट इज फाइनल एब्सोल्यूट एरर कितनी थी हमारे पास, जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी तो कितनी हो गई, डेल्टा ए बार, और मीन वैल्यू क्या थी हमारे, किससे रिप्रेजेंट करा था, ए बार से। ये तो हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर आपसे कोई कहे इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सपोज करो आपसे बोला कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने करा उसमें रिलेटिव एरर कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे डेल्टा ए वन अपॉन ए वन, ये क्या हो जाएगी उसकी रिलेटिव एरर हो जाएगी। सेम एज अगर आपसे कोई कहे सेकंड की, सेकंड में कितना हो जाएगा, डेल्टा ए टू अपॉन ए टू। इसी तरीके से nth की गए तो डेल्टा ए एन अपॉन ए एन। ये तो कंडीशन हो गई इसकी आपकी। अब अगर आपसे ये रिलेटिव एरर कैलकुलेट कराने के बाद में नंबर 4 पे आता है आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपकी रिलेटिव एरर आई, जो भी आपकी रिलेटिव एरर आई उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये किस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन आया किसका, रिलेटिव एरर का, उसमें किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 100 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर परसेंटेज एरर के टर्म में। अब इसके अलावा जब हम फाइनल रिजल्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट को हम हमेशा, अगर मान लीजिए x है रिजल्ट फाइनल और टोटल जो एरर एग्जिस्ट करिए उस ऑब्जर्वेशन में वो डेल्टा x है, तो हम x प्लस माइनस डेल्टा x परसेंट इस फॉर्म में हम लिखते हैं। आप इसे परसेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या विदाउट परसेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कही कि एलिमिनेशन अगर आपको एरर का करना है आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे तो उस सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स वैल्यू आएंगी। तो उन मेजर वैल्यू को सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे, जो किससे बिलोंग करेगा, ट्रू वैल्यू को बिलोंग करेगा। देन फिर आप एब्सोल्यूट एरर में आएंगे। इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल रिजल्ट्स को माइनस करते चलेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उन सब का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका क्या निकाल देंगे, मीन निकालेंगे। रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है, या मीन वैल्यू। और अगर रिलेटिव एरर इंडिविजुअल पूछी जाए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना हो जाएगा, डेल्टा ए वन अपॉन ए वन, सेम एज सेकंड में डेल्टा ए टू अपॉन ए टू, थर्ड में कितना हो जाएगा, डेल्टा ए थ्री अपॉन ए थ्री, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए एन अपॉन ए एन एन। ठीक है, और फिर परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारी रिलेटिव एरर आई है उसमें किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और फाइनल रिजल्ट्स लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस जो भी एरर है उसके साथ में आप फाइनल रिजल्ट्स को लिखते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या देखा कि हमने जाना किसके बारे में, आपका एरर के टाइप और उनका एलिमिनेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में भी जानेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, पावर, nth पावर, ये सारी कंडीशंस को और या फिर इनके कॉम्बिनेशन को सबको एक साथ लेके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।